नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खौफनाक कहानी और उससे जुड़े गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं वो है काकतंत्र की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे सीधे उन डरावने नियमों और जानलेवा अंजामों को समझेंगे जो एक इंसान को लालच और हताशा के कारण भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क नैरेटिव की गहराई में उतरते हैं। मूर्ख, तेरी वजह से वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। सोचिए, एक अधमरे और लहूलुहान तांत्रिक की ये चीख कितनी डरावनी होगी। ये कोई आम चेतावनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसे डार्क समझौते के टूटने का नतीजा है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि जिस चीज़ ने शुरुआत में एक वरदान का रूप लिया था, वो कैसे अचानक एक भयंकर श्राप में बदल गई। और यहीं पर आता है वो मुख्य सवाल जो इस पूरे विश्लेषण के एकदम केंद्र में है। आखिर एक इंसान का लालच उसे कितने खौफनाक अंजाम तक ले जा सकता है? क्या सच में कोई अपनी किस्मत को धोखा दे सकता है? जब हम उन रास्तों पर चलते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं हैं, तो उसकी कीमत क्या होती है? ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक इंसान की जिंदगी के सिस्टमैटिक पतन की एक पूरी केस स्टडी है, जो हमें बताती है कि भाग्य से शॉर्टकट के जरिए खिलवाड़ करने का क्या नतीजा हो सकता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, गरीबी और हताशा। अब जरा इस अंतर को समझिए। एक तरफ है कानपुर का रहने वाला अजितेश, जो भारी कर्ज में डूबा है। उसका एक छोटा सा कपड़े का गोदाम है और उसके घर में पति पत्नी के बीच बातचीत कम और खामोशी ज्यादा रहती है। दूसरी तरफ है उसका बड़ा भाई सुरेश, लखनऊ का एक बेहद अमीर और सफल व्यापारी। सुरेश जब भी आता है, अपनी बड़ी गाड़ी और तरस खाती हुई नजरों से ये एहसास दिला जाता है कि अजितेश कितना असफल है। ये तीखा कंट्रास्ट अजितेश के अंदर एक ऐसी गहरी और बेचैन कर देने वाली हताशा पैदा कर देता है जो उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर देती है। और होता क्या है ना, जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है तभी लालच दरवाजा खटखटाता है। सर्दियों की एक धुंध भरी रात में अजितेश के मोहल्ले में एक रहस्यमयी तांत्रिक आता है। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और उसके कंधों पर बैठे दो काले कौवे। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो लोगों की फूटी किस्मत बदल सकता है। अजितेश की हताशा और बेबसी इस रहस्यमयी तांत्रिक के झांसे में आने के लिए एकदम सही जमीन तैयार कर देती है। जब जिंदगी में कोई रास्ता ना दिखे तो इंसान क्या करता है? यहां सोर्स मटेरियल के नैरेटर ने एक बड़ी दिलचस्प मॉडर्न तुलना की है। जब आज के समय में लोग जीवन की उलझनों में फंसते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या पैसा, तो वो तुरंत एस्ट्रोटॉक जैसी एप्स या ऑनलाइन समाधान की ओर भागते हैं। ठीक वैसे ही अजितेश ने भी अपनी परेशानियों के तुरंत समाधान के लिए उस तांत्रिक का दरवाजा खटखटाया। इंसान हमेशा से एक ऐसे जादुई हल की तलाश में रहता है जो रातों रात उसकी जिंदगी बदल दे। खैर, आधुनिक दुनिया से वापस लौटते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, काकतंत्र की विधि। तांत्रिक अजितेश को काकतंत्र का असली मतलब समझाता है। इस तंत्र विद्या में कौवों को महज एक पक्षी नहीं माना जाता, वे पितरों के दूत हैं, यानी जिंदा इंसानों और मुर्दों की दुनिया के बीच का एक सीधा दरवाजा। तांत्रिक के अनुसार अगर इन्हें सही ढंग से साधा जाए तो ये वो सब कुछ कर सकते हैं जो इंसान के बस में बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस जादुई ताकत की एक कीमत है। और वो कीमत क्या थी? ये तंत्र बहुत ही सख्त और व्यवस्थित है। अजितेश को रोज सुबह बिना एक भी दिन की चूक के अपनी उंगली काटनी होगी, अपना खून अनाज के दानों में मिलाना होगा और उसे उन कौओं को खिलाना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक दैनिक खून का सौदा था, अलौकिक शक्तियों के बदले में अपना ही लहू देना। एक भी दिन की चूक और ये सिद्धि टूट जाएगी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सफलता और एक भयानक भूल। सफलता का ये सफर कुछ यूं तय होता है कि अजितेश की जिंदगी अचानक से पूरी तरह पलट जाती है। पहले ही हफ्ते में उसकी वो बिजनेस डील पूरी हो जाती है जो पिछले 3 साल से अटकी पड़ी थी। 1 महीने के भीतर उसके पास बेहिसाब पैसा आना शुरू हो जाता है और 1 साल होते होते कर्ज में डूबा वही अजितेश एक बेहद आलीशान घर खरीद लेता है। सालों बाद पहली बार उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि ऐशो आराम इंसान को अंधा कर देता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बेतहाशा दौलत के नशे में चूर अजितेश वो भयानक भूल कर बैठता है। वो एक सुबह कौवों को खून मिला दाना डालना भूल जाता है। फिर धीरे धीरे वो इसे हफ्ते में 1 बार करने लगता है।
और अंततः समय की कमी का बहाना देकर वो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर देता है। उस विधि को रोककर अजितेश ने तांत्रिक की उस सबसे बड़ी और आखिरी चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। जिन अलौकिक ताकतों के साथ उसने अपना खून का सौदा किया था, उनमें रहम या माफी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, चेतावनी और बर्बादी। हिसाब चुकाने की बारी आते ही अजितेश की बर्बादी 2 मोर्चों पर एक साथ शुरू हुई। पहले व्यापार में उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर फ्रॉड करके भाग गया। गोदाम में अचानक भयानक आग लग गई और ऐसा भारी नुकसान हुआ मानो कोई रोज उसकी तिजोरी खाली कर रहा हो। और निजी जीवन में हर सुबह उसे अपने नए घर के दरवाजे पर मरे हुए कौवे मिलने लगे। नतीजा ये हुआ कि उसे वो आलीशान घर छोड़ना पड़ा और मजबूरन वापस अपने उसी पुराने जर्जर घर में लौटना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। अब इमेजिन कीजिए, वो अपने उसी पुराने घर में वापस आ चुके हैं। यहां मनोवैज्ञानिक खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। घर के बाहर रेलिंग पर, छतों पर और घर से सटे पीपल के पेड़ पर सैकड़ों कौवे बैठे हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे, उड़ नहीं रहे, बस बिल्कुल खामोश होकर एकटक उस घर को घूर रहे हैं, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हों। ये खामोशी सच में किसी बड़े तूफान से पहले की डरावनी शांति थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, खौफनाक अंजाम। अंत की शुरुआत बहुत तेजी से होती है। पहले दिन अजितेश अपने गर्दन पर गहरे काले निशान देखता है, बिल्कुल कौवे की चोंच जैसे। दूसरे दिन घबराकर जब वो उस तांत्रिक के पास जाता है तो उसे तांत्रिक अधमरा मिलता है, जिसे खुद उसकी ही कौवों ने नोच डाला था। और दूसरी ही रात अनगिनत कौवों के झुंड से पूरा आसमान ही काला पड़ जाता है। लेकिन असली खौफ तो घर के अंदर इंतजार कर रहा था। अजितेश का 15 साल का बेटा, जो कई दिनों से सिर्फ काले क्रेयॉन से अपनी कॉपी में कौवे बना रहा था, उसे अचानक भयानक दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, चेहरा काला पड़ने लगता है और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ एक कौवे की चोंच का आकार ले लेते हैं। जो ताकतें बाहर इंतजार कर रही थीं, उन्होंने अब घर के अंदर अजितेश के अपने खून पर ही कब्जा कर लिया था। उस खौफनाक आखिरी रात को वो 15 साल का बच्चा एक जानवर की तरह अपने ही पिता पर टूट पड़ता है और उसकी जान ले लेता है। जैसे ही अजितेश की सांसें रुकती हैं, घर के बाहर इंतजार कर रहे सैकड़ों कौवे खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस आते हैं और अजितेश के शरीर को नोचना शुरू कर देते हैं। ये वो कर्ज था, वो खून था जो वो कौवे अपना हिसाब बराबर करने वापस लेने आए थे। इस भयानक मंजर को देखने के बाद अजितेश की पत्नी और उसका बेटा उसी रात उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आते। सोर्स के अनुसार कानपुर का वो घर आज एक खंडहर बन चुका है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी लोग उस खंडहर के ऊपर सैकड़ों कौवों के झुंड को मंडराते हुए देखते हैं। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जीवन के परेशानियों से बाहर निकलने का शॉर्टकट खोजना एक इंसानी फितरत है, लेकिन जब उस रास्ते पर चलने के लिए ऐसे समझौते किए जाते हैं जो शायद प्रकृति के ही खिलाफ हों, तो उसकी असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्या वो कीमत इंसान के अपने अस्तित्व से भी बड़ी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में खौफ पैदा करता रहेगा। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।